आज हम एक बहुत ही अजीब सी पहेली सुलझाने की कोशिश करेंगे। सोचिए, एक नियम बनाया जाए जो भेदभाव को खत्म करने के लिए हो, लेकिन उसके आते ही उस पर भेदभावपूर्ण होने के आरोप लगने लगे। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन मतलब यूजीसी ने हाल ही में कुछ ऐसा ही किया है। जाति आधारित भेदभाव को रोकने के लिए नए नियम लाए गए हैं और इसे लेकर कैंपस से लेकर सोशल मीडिया तक हंगामा मचा हुआ है। हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि ये नियम क्या हैं, बल्कि ये समझना है कि जो चीज़ बराबरी लाने के लिए बनाई गई, वो समाज के एक हिस्से को अपने ही खिलाफ एक हथियार क्यों नजर आ रही। क्या ये डर जायज़ है? क्या इन नियमों में सच में कोई खामी है, या फिर इसके पीछे कोई राजनीति चल रही है? चलिए इस पूरे मामले की तह तक चलते हैं। इसकी शुरुआत होती है कुछ बेहद दुखद घटनाओं से। मुझे आज भी याद है, 17 जनवरी 2016 हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के पीएचडी स्कॉलर रोहित वेमुला की खबर आई थी। उनके आखिरी खत की एक लाइन वो आज तक जहन में अटकी हुई है, मेरा जन्म ही एक जानलेवा अनहोनी है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं थी, एक पूरी पीढ़ी का दर्द था इसमें। और दिल दहलाने वाली बात यह है कि ये कोई अकेली घटना नहीं थी। रोहित, जैसा आपने बताया, दलित समुदाय से थे और महीनों से, मतलब रिपोर्ट्स के मुताबिक महीनों से जातिगत उत्पीड़न झेल रहे थे। इसके ठीक 3 साल बाद 2019 में मुंबई में 23 साल की डॉक्टर पायल तड़वी, जो आदिवासी समुदाय से थीं, उन्होंने भी ऐसा ही कदम उठाया। हाँ, उन्होंने भी अपने सीनियर डॉक्टरों पर जातिगत उत्पीड़न का आरोप लगाया था। बिल्कुल। ये 2 घटनाएं एक तरह से उस बड़ी समस्या का चेहरा बन गईं जो हमारे कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज में सालों से पनप रही थी। और ये सिर्फ छात्रों के बीच ही नहीं, एक और आंकड़ा कहता है कि उच्च शिक्षा में हर 4 में से 1 दलित छात्र ने अपने शिक्षक या प्रोफेसर द्वारा भेदभाव की शिकायत की है। अपने शिक्षक द्वारा? हाँ, सोचिए, जिन्हें गुरु का दर्जा दिया गया है, उन पर ऐसे आरोप लग रहे हैं। तो इन्हीं सब घटनाओं और आंकड़ों के दबाव में जनवरी 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने रोहित वेमुला और पायल तड़वी की माताओं की याचिका पर सुनवाई की। अच्छा। और तब सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी को सीधे सीधे निर्देश दिया कि अब बहुत हो गया, इस सिलसिले को रोकने के लिए कड़े नियम बनाइए। तो ये जो नए नियम आए हैं, इनकी नींव इन दुखद कहानियों और इस कड़वी सच्चाई पर रखी गई है। सही कहा। और इसी निर्देश के बाद 13 जनवरी 2026 को यूजीसी ने द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2026 जारी किए। सबसे पहली और जरूरी बात, हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी में एक इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर यानी ईओसी बनाना अब अनिवार्य होगा। ये एक तरह से उस संस्थान का नोडल पॉइंट होगा जहां ऐसी शिकायतें जाएंगी। ठीक है, एक सेंटर तो बन गया, लेकिन उसे चलाएगा कौन? कहीं ऐसा तो नहीं कि वहां भी वही लोग बैठ जाएं जिन पर भेदभाव करने के आरोप लगते रहे हैं? इसी का ध्यान रखा गया है और ये बहुत जरूरी पॉइंट है। इस सेंटर के कामकाज को देखने के लिए एक इक्विटी कमेटी बनाई जाएगी और इस कमेटी की बनावट सबसे खास है। इसमें अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिलाओं और दिव्यांग व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व होना जरूरी है। अच्छा, मतलब जिन समुदायों के छात्रों के साथ भेदभाव की आशंका सबसे ज्यादा होती है, उन्हीं के प्रतिनिधि फैसले लेने की प्रक्रिया में शामिल होंगे। बिल्कुल। ये कमेटी साल में कम से कम 2 बार बैठक करेगी ताकि चीजों पर नजर रखी जा सके। ये तो एक अच्छा कदम लगता है ताकि कमेटी एक तरफा ना हो। राइट। लेकिन शिकायत करने की प्रक्रिया कैसी है? क्या वो भी उतनी ही आसान है? कोई भी पीड़ित छात्र मतलब कई तरीकों से शिकायत कर सकता है। एक ऑनलाइन पोर्टल होगा, लिखित में दे सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, या फिर एक 24/7 चलने वाली इक्विटी हेल्पलाइन पर फोन भी कर सकते हैं। 247 हेल्पलाइन। हाँ। और शिकायत मिलने के बाद क्या होगा? क्या वो फाइलों में दब कर रह जाएगी या उस पर कोई एक्शन भी होगा? नहीं, प्रक्रिया काफी तेज रखी गई है। अगर शिकायत पहली नजर में SC/ST एक्ट की तहत आती है तो बिना देरी किए तुरंत पुलिस को सूचना दी जाएगी। ओके। और अगर मामला उतना गंभीर नहीं लगता तो इक्विटी कमेटी 24 घंटे के अंदर बैठक करेगी और 15 कामकाजी दिनों के भीतर अपनी जांच रिपोर्ट संस्थान के हेड यानी वाइस चांसलर या प्रिंसिपल को सौंप देगी। 15 दिन, ये तो काफी तेज है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, अगर कोई दोषी पाया जाता है तो सजा क्या होगी? क्या ये भी इन नियमों में साफ साफ लिखा है? नियमों में ये साफ नहीं किया गया है कि दोषी को क्या सजा दी जाएगी। क्या? हाँ, ये पूरी तरह से उस संस्थान के अपने नियमों और उसके हेड के विवेक पर छोड़ दिया गया है। सजा एक लिखित चेतावनी से लेकर संस्थान से निकालने तक कुछ भी हो सकती है। 1 मिनट, मतलब सजा क्या होगी ये लिखा ही नहीं है। ये तो बहुत अजीब बात है।
इसका मतलब तो ये हुआ कि एक ही गलती के लिए एक कॉलेज में किसी को सिर्फ चेतावनी मिले और दूसरे में उसे निकाल दिया जाए। इसमें तो मनमानी की बहुत गुंजाइश है। बिल्कुल, और ये एक ऐसा पॉइंट है जिस पर आगे चलकर बहस हो सकती है। लेकिन यूजीसी ने एक और बड़ा दांव खेला है। उन्होंने सिर्फ छात्रों पर ही नहीं बल्कि संस्थानों पर भी लगाम कसी है। अगर कोई कॉलेज या यूनिवर्सिटी इन नियमों का पालन नहीं करता है या मान लीजिए शिकायतों पर ठीक से कार्रवाई नहीं करता, तो यूजीसी उनकी ग्रांट रोक सकता है, उनके डिग्री प्रोग्राम पर रोक लगा सकता है, उनकी मान्यता भी रद्द कर सकता है। हाँ, यहाँ तक कि उनकी मान्यता भी रद्द कर सकता है। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ी कार्रवाई है। मतलब अब जवाबदेही सिर्फ छात्रों या स्टाफ की नहीं बल्कि पूरे कॉलेज प्रशासन की है। सुनने में तो ये सब बहुत अच्छा लग रहा है। एक कमेटी जिसमें सबका प्रतिनिधित्व हो, 24/7 हेल्पलाइन, संस्थानों की जवाबदेही। तो फिर इतना विरोध क्यों हो रहा है? मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि जो नियम बराबरी लाने के लिए है उसे ही दूसरा SC/ST एक्ट कहकर पक्षपातपूर्ण क्यों बताया जा रहा है? मैं क्या मिस कर रही हूँ? आप कुछ मिस नहीं कर रही हैं, बस सिक्के का दूसरा पहलू देख रही हैं। विरोध करने वाले छात्रों की, खासकर सामान्य वर्ग के छात्रों की 3 मुख्य आपत्तियां हैं जो इस पूरे मामले को विवादास्पद बना रही हैं। अच्छा, वो क्या है? पहली और सबसे बड़ी आपत्ति है ओबीसी वर्ग को इन नियमों में शामिल करने को लेकर। जब इन नियमों का शुरुआती ड्राफ्ट बना था तो उसमें सिर्फ SC और ST छात्रों की सुरक्षा की बात थी। लेकिन बाद में एक संसदीय समिति, कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह की अध्यक्षता में थी, उस समिति ने सिफारिश की कि इसमें ओबीसी वर्ग को भी जोड़ा जाए और अंतिम नियमों में ऐसा कर दिया गया। तो इसमें दिक्कत क्या है? अगर ओबीसी छात्रों के साथ भी भेदभाव होता है तो उन्हें सुरक्षा मिलनी चाहिए। दिक्कत इस फैसले में नहीं बल्कि इसके प्रभाव में दिखी जा रही है। विरोध करने वालों का तर्क है कि देखिए, SC/ST की आबादी लगभग 25% है, लेकिन ओबीसी की आबादी 50% से ज्यादा है। उनका कहना है कि इस एक बदलाव से नियम का दायरा इतना बड़ा हो गया है कि इसके दुरुपयोग की संभावना कई गुना बढ़ जाएगी। ओहो। उन्हें डर है कि अब ये सिर्फ सुरक्षा का कानून नहीं बल्कि डराने धमकाने का एक औजार बन सकता है। समझ गए। मतलब उनका डर संख्या को लेकर है। और दूसरी आपत्ति क्या है? दूसरी आपत्ति झूठी शिकायतों के मुद्दे से जुड़ी हुई है। शुरुआती ड्राफ्ट में एक प्रावधान था कि अगर कोई जानबूझकर झूठी या बेबुनियाद शिकायत करता है तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। जो कि सही भी है। हाँ, लेकिन जो फाइनल नियम आए उनमें से इस प्रावधान को हटा दिया गया है। ओहो, ये तो काफी बड़ा बदलाव है। इसका मतलब अब कोई बिना किसी डर के किसी पर भी आरोप लगा सकता है? छात्रों का डर यही है। उनका कहना है कि अब अगर किसी से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी है, कोई जलन है, तो वो इन नियमों का इस्तेमाल करके आसानी से बदला ले सकता है। तीसरी आपत्ति भेदभाव की परिभाषा को लेकर है, जो शायद सबसे बुनियादी है। ठीक। इन नियमों में जाति आधारित भेदभाव की जो परिभाषा है वो सिर्फ एक तरफ आए, यानी अगर किसी अनुसूचित जाति, जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र के साथ भेदभाव होता है तो वो इस नियम के तहत आता है। ठीक। लेकिन अगर किसी सामान्य वर्ग के छात्र के साथ जाति के आधार पर कोई भेदभाव होता है तो उसकी सुरक्षा के लिए इन नियमों में कोई प्रावधान नहीं है। मतलब ये नियम पहले से ये मानकर चल रहा है कि भेदभाव हमेशा सामान्य वर्ग का व्यक्ति ही करेगा और आरक्षित वर्ग का व्यक्ति हमेशा पीड़ित ही होगा। बिल्कुल, विरोध कर रहे छात्रों का यही तर्क है। तो क्या ये मामला सिर्फ इन 3 आपत्तियों का ही है या इसमें कुछ और भी गहरी परतें हैं जिन्हें हम नजरअंदाज कर रहे हैं? क्योंकि भारत में जाति का मसला वो कभी भी इतना सीधा और सपाट नहीं होता। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी। ये दुनिया को सिर्फ 2 हिस्सों में देखते हैं, सवर्ण और आरक्षित, जबकि जमीनी हकीकत कहीं ज्यादा उलझी हुई है। जैसे कि सोचिए, अगर कोई ओबीसी छात्र किसी SC छात्र के साथ भेदभाव करता है तो क्या होगा? या फिर जो आज एक बड़ी सच्चाई है कि ओबीसी या SC समुदायों के अंदर भी एक दूसरे के प्रति ऊंच नीच और भेदभाव की भावना है, उसका क्या होगा? में बिहार की मुसहर जाति का एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया गया है। हाँ, मैंने भी उनके बारे में पढ़ा है। उन्हें महादलित का दर्जा दिया गया है। सही। और उनके साथ सिर्फ सवर्ण ही नहीं बल्कि कई ओबीसी समुदाय और यहाँ तक कि दूसरे SC समुदाय के लोग भी भेदभाव करते हैं। अब असली चुनौती कॉलेज और यूनिवर्सिटी प्रशासन के सामने होगी। एक बहुत पतली रस्सी पर चलना होगा उन्हें। सही कहा। उन्हें ये देखना होगा कि पीड़ित को न्याय भी मिले और साथ ही ये भी सुनिश्चित करना होगा कि किसी निर्दोष को झूठे आरोपों में फंसाकर सजा न मिल जाए।